हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग बढ़िया हों और पढ़ाई आप लोगों की अप टू डेट चल रही हो। आज हम इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स बच्चों आप लोगों के क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एज अ सिलेबस देखें तो क्लास 11th का कंटेंट है, बट वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिक्स और जिसके फॉर्मूलाज आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए ताकि आप क्लास 11th या 12th के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डील कर सकें। अब इस टॉपिक के अंदर हमें थॉरोली स्टडी करनी है। पहले वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, के साथ डील कैसे करना है, या हमारे आने वाले सिलेबस क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, उन सभी में वेक्टर्स को कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम क्लास में अच्छे से वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेक्चर 1 है आज क्लास का। वेक्टर्स के अंदर लेक्चर 1 आज से शुरू होगा, जिसके अंदर आपको हम इंडेक्स दिखा दें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ये टॉपिक्स हमारी आज की क्लास की ब्रीफिंग में होंगे। पहला टॉपिक जो हमें सीखना है वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। फिर हमें सीखना है कि वेक्टर कितने तरीके के होते हैं। फिर हमें देखना है कि हम वेक्टर को हमारी फिजिक्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप लोगों को सीखना है कि वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन यू विल स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देन यू स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द यूनिट वेक्टर। आप लोगों को सीखना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को सीखना है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोगों के फर्दर सिलेबस में अप्लाई होगा। आप लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तब आपको डील करने को जरूरत पड़ती है इस पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो चलिए आइए, आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे वेक्टर्स का, और हमारा पहला टॉपिक आज की क्लास के अंदर होगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है और हम फिजिकल क्वांटिटी को लेके ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की, तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नाप सकें, कोई क्वांटिटी जिसे आप नाप सकें, उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि आप इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। आप जब इन्हें मेजर कर सकते हैं तो आप इन्हें क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो हमारे लिए हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स है। फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as follows. Can be expressed as n into u। देखिए, ये समझना है हमें n और u क्या है। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट में है। पहला बेटा n। n होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और u होती है बेटा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके और उसे एक्सप्रेस करने के लिए दो रिक्वायरमेंट मिनिमम, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। एक एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मास मेजर किया किसी बॉडी का, आपको मास मिला
25 kg। अब देखिए, आप अगर मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको दो क्वांटिटीज बतानी पड़ेंगी, दो चीजें बतानी ही पड़ेंगी। एक 25 बताना ही पड़ेगा, वरना वैल्यू ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता ना, आपने फिर मेजरमेंट ही कहाँ करी। केजी सिस्टम ऑफ यूनिट है, आपको बताना पड़ेगा कि किस सिस्टम में आपने मेजरमेंट किया है। तो 25 को हम कहते हैं, 25 को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। और केजी इज अ यूनिट, यूनिट बदल सकती है। आपने अगर मास किसी और यूनिट में मेजर किया तो उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट में है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड और दूसरी बेटा यूनिट। लेकिन सवाल ये उठता है, सर फिजिकल क्वांटिटी होती कितने तरीके की है? ये वाला टॉपिक तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कैसे एक्सप्रेस करना है ये तो हम फर्स्ट वाले यूनिट में समझ लेंगे, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स के अंदर। द क्वेश्चन राइजेस कि हमें कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी एक्सपीरियंस करनी है और हम वेक्टर्स को कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी के अगर टाइप्स की हम स्टडी करें तो आप लोगों को तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज आवर टॉपिक, ये हमें सीखना है। एंड नंबर 3 इज ए टेंसर क्वांटिटी। ये बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको पता होना चाहिए टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी समझाइए सबसे पहले। स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की रिक्वायरमेंट हो। अगर हम आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट प्रोवाइड कर दें तो वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए एक्सप्रेस होने के लिए। आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए था, ऐसा है? फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट की ही रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होने के लिए। स्केलर क्वांटिटी उसी क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बेटा एग्जाम्पल्स में आपको मिलेगा मास, स्केलर क्वांटिटी है। आप कहते हैं सर डिस्टेंस, बच्चे डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। देन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ये जितनी भी क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। इनको आप एक्सप्रेस करोगे तो आप मैग्नीट्यूड और यूनिट एंड दैट्स इट, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू गेट इट एक्सप्रेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं एक बॉडी का मास 25 kg है तो आप मुझसे अब तीसरी चीज नहीं पूछोगे, आप कहोगे सर ठीक है अब हमें समझ आ गया कि मास क्यों आपने एक्सप्रेस जो किया है वो दो चीजों के थ्रू किया है, 25 kg। लेट्स जस्ट इमेजिन आप एक फ्रूट सेलर पे जाते हैं, फ्रूट सेलर से आप कहते हैं भैया मुझे एप्पल्स दे दो। ही आस्क यू हाउ मच, you tell him that I want to buy 2 kg of apples. Now when you are saying 2 kg, you are expressing the mass properly, क्योंकि आपने उसे दो बातें बता दी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आपने उसे न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी, कितना क्वांटिटी आपको चाहिए। दूसरा आपने वो सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया जिसमें वो मेजरमेंट करे। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से प्रॉपर एक्सप्रेशन हमारी फिजिकल क्वांटिटी का हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा तो सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहेंगे, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसे आप वेक्टर कह सकते हैं? तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी
that requires magnitude unit and direction. This is an add-on. हर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटीज। हर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल। ठीक है भाई, एग्जांपल लो। एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। 10 न्यूटन की फोर्स। अब बच्चों 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैं आपसे कह रहा हूं बताइए बॉडी किधर चलेगी। द क्वेश्चन राइजेस, बॉडी किधर चलेगी। आप मुझसे कहेंगे सर हम बता ही नहीं सकते बॉडी किधर चलेगी। आपने हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, आपने हमें यह बताया ही नहीं कि इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स किधर लग रही है। आप अगर हमें यह बता देते कि 10 न्यूटन की फोर्स राइट में लग रही है तो हम बता देते हैं कि बॉडी राइट में चलेगी। अगर आप हमें बताते हैं कि बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो हम बता देते हैं बॉडी लेफ्ट में चलेगी। अंडरस्टूड है? लेकिन आप हमें डायरेक्शन बता ही नहीं रहे। दैट मीन्स यहां पे मैंने आपको फोर्स एक्सप्रेस तो कर दी बट इनकम्प्लीट करी, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट फोर्स का एक्सप्रेशन तब होता है जब हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते। तो फोर्स तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो बिना डायरेक्शन के प्रॉपर्ली एक्सप्रेस ही नहीं हो रही है। आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तभी आप फोर्स को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। 10 न्यूटन में 10 मैग्नीट्यूड बता दिया, समझ में आ गया सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस सिस्टम में लग रहा है ये भी समझ आ गया, लेकिन किधर लग रहा है ये तो बताओ। वो चीज कहलाती है बेटे डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कह दूं ईस्ट में लग रहा है तो ये ईस्ट बन गई डायरेक्शन, ईस्ट हो गया डायरेक्शन। तो फोर्स रिक्वायर्स ए डायरेक्शन टू बी प्रॉपर्ली एक्सप्रेस्ड। इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में फोर्स आ गया। ऐसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी क्वांटिटीज को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होने के लिए डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनेगा, बिना डायरेक्शन के प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा। आप बिना डायरेक्शन के इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व नहीं, यू नीड द डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है उसको हम वेक्टर कह सकते हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है। हर फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो ऐसा जरूरी है। इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 1 नोटेड। ठीक है सर। दूसरी बात, नॉट एवरी क्वांटिटी that has direction
इज ए वेक्टर। ये बात हमें समझनी है। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल। बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाती है, डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है बट वो वेक्टर नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट, फॉर एवरी क्वांटिटी टू बी वेक्टर, हम एवरी हटा देते हैं, ना लिखते हैं, फॉर क्वांटिटी टू बी वेक्टर it must follow laws of vector addition। अगर हम ये कह दें कि क्वांटिटी हमारी वेक्टर है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन करंट वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करती है, और क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करती इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर आप असाइन कर रहे हो तो उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने। अब क्वेश्चन आएगा भाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सर, यही तो पढ़ने हमें इस चैप्टर में। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है कि आप वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, उसके लॉज क्या होंगे। वो लॉज हैं आपके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक एक करके लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। बट हमने ये बात समझ ली कि हमें अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कि वो वेक्टर है, डायरेक्शन है, वेरी गुड, बट इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। Force follows the laws of vector addition. Displacement follows the laws of vector addition. Velocity, acceleration, momentum, these all follows the laws of vector addition and thus we consider them to be vectors. They comes under the category of vectors. Is that clear? हमें ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने एक और पॉइंट लिया था जिसमें हमने बताया आपको कि तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, देखिए टेंसर क्वांटिटी आप ऐसे समझ लें कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाती हैं, जिनकी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाती हैं। आप अपने क्लास 11 के सिलेबस में एक क्वांटिटी पढ़ोगे जिन्हें हम टेंसर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। उस क्वांटिटी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जब आप पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है हमारा जिसके अंदर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ना है, तब हमें समझ में आएगा टेंसर क्वांटिटी। फिलहाल के तौर पे हम लोग इतना समझ गए कि हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट है और वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस्ड है इन्हीं दो पैरामीटर्स के थ्रू। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीजें हैं और साथ ही साथ उन्हें वेक्टर लॉस को फॉलो करना होगा। अगर ऐसा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। माय क्लियर? चलिए इतनी बात हमें समझ में आई। स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो वो आसानी से ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब नॉर्मली नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें अच्छे से समझ में तभी आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी है 2 kg की, इसके साथ हमने एक और बॉडी रखी 3 kg की, तो आप आंसर मुझे बताएंगे सर ठीक है 5 kg हो गया बॉडी। सिंपल, ये है सिंपल एडिशन। इसमें हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट है और डायरेक्शन तो है ही, मास के पास डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी के ऊपर
एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, याद रखिएगा 10 न्यूटन, न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ 5 न्यूटन। अब हम आपसे ये पूछ लें बच्चे, मुझे बताएं टोटल फोर्स कितनी लग रही है बॉडी के ऊपर। तो अब आप थोड़े से रुकेंगे, पॉज लेंगे कि सर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहा होता तो हम जोड़ भी देते, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता कुछ इस प्रकार। अगर आपने हमसे ये कहा होता कि सर ये आपकी बॉडी है और ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है, तो मैं आपको बता देता जोड़ के कितना, 15 न्यूटन, बात खत्म हो जाती। क्योंकि सर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्वांटिटी ऐड हो जाती है। सेम सिनेरियो अगर मैं आपसे कहता बच्चे ये बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन लग रहा है इधर और 5 न्यूटन लग रहा है इधर, तो आप मुझे फौरन आंसर कर देते सर 5 न्यूटन हो गया, खत्म कीजिए कहानी। बट यहाँ पे 10 न्यूटन इधर आ गया, 5 न्यूटन इधर आ गया, टोटल निकालना थोड़ा हो गया मुश्किल। यही चैलेंज हमें वेक्टर में एक्सेप्ट करना। वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होने की वजह से उनका एडिशन उस तरीके का नहीं रहता जिस तरीके का स्केलर क्वांटिटी का एडिशन होता है। इसीलिए ये जो पूरा चैप्टर है वेक्टर, वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपको अब ये डील करना है कि आप इस सिनेरियो में रिजल्टेंट कैसे निकालें, टोटल कैसे निकालें, नेट कैसे निकालें, वही हम इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू करने वाले। तो पहले तो इन सब चीजों को सीखने के लिए कि हाँ नेट निकलता कैसे है, हमें ये गो थ्रू करना है कि वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती, वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए जब भी हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कितने तरीके का, देखिए हमने लिस्ट तो बना दी, अब हमें गो थ्रू करना है हर एक वेक्टर को, सीखना है कि कौन सा वेक्टर क्या है। पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, इक्वल हो, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। वेक्टर्स that have same magnitude and same direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए बच्चों, एक सेम होने से बात नहीं बनेगी। आप कहते हो सर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन ईस्ट और दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन वेस्ट, तो क्या ये सर इक्वल फोर्सेस हुए, क्या ये इक्वल फोर्स वेक्टर्स हुए? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम जरूर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ईस्ट अलग डायरेक्शन हुआ, वेस्ट अलग डायरेक्शन हुआ, इसीलिए आप इन दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। आप अगर कहते हैं सर एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन नॉर्थ और दूसरी बॉडी पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन नॉर्थ, तब आप कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। For any two vectors to be equal, it is necessary that their magnitude and the direction both are same. Then we consider those vectors to be equal vectors. तो चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स हम कब कहते हैं? When we reverse the direction of a vector without changing
its magnitude. Then it is known as negative vector. उसको हम कहते हैं बच्चों नेगेटिव वेक्टर। अगर आपने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए तो आप उस वेक्टर को कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स। एक वेक्टर है, मान लीजिए 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन ईस्ट। आपने मैग्नीट्यूड इंटैक्ट रखा, आपने सिर्फ क्या कर दिया, -10 न्यूटन ईस्ट। ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर का नेगेटिव कर देने का मतलब है आपने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। अब बच्चे डायरेक्शन कैसे रिवर्स हुई, अगर मैं कह रहा हूं -10 न्यूटन ईस्ट तो ये माइनस साइन ईस्ट के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, यानी कि ये इसको बना देगा 10 न्यूटन वेस्ट। क्या बना देगा, 10 न्यूटन वेस्ट। तो -10 न्यूटन ईस्ट विल बी ट्रीटेड एज 10 न्यूटन वेस्ट। अब आप देखें यार 10 न्यूटन ईस्ट और 10 न्यूटन वेस्ट दोनों में, ये 10 न्यूटन ईस्ट और 10 न्यूटन वेस्ट में डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग है, रिवर्स हो चुकी हैं डायरेक्शन। दैट मींस दिस वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर को हमने मार्क कर लिया F1 और इस वेक्टर को हमने मार्क कर लिया F2। तो व्हाट वी कैन से इज दैट F2 इज द नेगेटिव ऑफ F1। F2 F1 का नेगेटिव है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी भी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइन अटैच नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स नेक्स्ट स्टार्टिंग है। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हों, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, वेक्टर्स एक्टिंग along same line, उन्हें हम क्या देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, मैंने कुछ इस प्रकार बना दिए, एक इधर लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। इमेजिन कीजिए दो वेक्टर्स इस प्रकार हो गए, ये और लाइक दिस, इन्हें भी हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जो वेक्टर्स सेम लाइन के लॉन्ग लगने लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स लाइक दिस। ये पूरी एक ही लाइन है, इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली देन दिस इज वन लाइन, राइट। तो एक ही लाइन के लॉन्ग अगर वेक्टर्स लगने शुरू हो जाएं तो वो वेक्टर्स कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वेक्टर्स having same starting point, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बच्चे एक ये वेक्टर आ गया, दूसरा ये वेक्टर आ गया, ये इन दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दिस पॉइंट इज सेम। आप किसी भी डायरेक्शन में बनाएं, आप वेक्टर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एरो के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट यू लेटर कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट राइट नाउ आप ऐसे समझ लें कि हमने ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं और ये दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या कह देते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए बच्चों, ये तो चार टाइप्स हमारे, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर, को इनिशियल वेक्टर्स। अब हम देखते हैं आगे और कौन से दो टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स किन्हें कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं वेक्टर्स इन सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर हों उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स बच्चों
किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर ऑन द सेम प्लेन वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, लाइक दिस। ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक पर्टिकुलर प्लेन में है, जिस प्लेन में ये स्क्रीन एग्जिस्ट कर रही है उसी प्लेन में अगर हमारे सारे वेक्टर्स हो जाएं तो उन सारे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, उन सारे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लेफ्ट साइड एक वॉल है, तो अगर कुछ वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर मेरे पीछे, तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे प्लेन बदल चुकी है। हमें हमारे सिलेबस के अंदर जितना भी हमें सॉल्विंग करनी है वेक्टर को लेके, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें कोप्लेनर वेक्टर्स ही इनकाउंटर होते हैं, सेम प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स ही इनकाउंटर होते हैं, तभी हम आसानी से उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आपके नल और जीरो वेक्टर। ना नल और जीरो वेक्टर जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये वो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। नल वेक्टर, नल मतलब खत्म, जीरो, नल एंड वॉइड। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर आर वेक्टर्स दैट हैव जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। अब देखें सर, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उस सिनेरियो में हम उसको इंक्लूड ही क्यों कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं ऐसी। तो बच्चे ऐसा होता है, आप जब एक वेक्टर क्वांटिटी में दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते हो तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी में से एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। जब आप किसी भी एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो जो वेक्टर है लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल देते हैं जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज ए जीरो वेक्टर। हम अच्छे से जानते हैं एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, आपका हो गया सर जीरो होती है। तो बेटा वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ उसे जीरो नहीं बोलते हैं, हम उसे बोल देते हैं जीरो वेक्टर। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी दैट returns to its initial position is a zero vector या फिर नल वेक्टर। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वो बॉडी जो घूम फिर के अपनी ही इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कैसा होता है, जीरो वेक्टर। तो आपने वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू जीरो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो वेक्टर इंक्लूड कर लिया। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर आएगा। मान लीजिए दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर जीरो हो रहा है, बट आना तो वो वेक्टर चाहिए, तो आपने उसको क्या अलॉट कर दिया, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इस तरीके से सिग्निफिकेंस में एक्ट करता है। इट डज नॉट ऑल्टर एनीथिंग। अगर आप एक जीरो वेक्टर को किसी एक वेक्टर के साथ ऐड कर देते हो तो वो वेक्टर एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज अकर नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें अब ये समझना है कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको जब भी एक्सप्रेस करना होगा वेक्टर, आपको उसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो लेट्स जस्ट कंसिडर कि एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। इफ ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then it is represented as
ए वेक्टर। ये तरीका होगा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है आप उस वेक्टर के सिंबल के ऊपर एक एरो बना देंगे। एक और तरीका है, आप उस वेक्टर के सिंबल को डार्क करके लिख देंगे। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, आप उस वेक्टर के सिंबल को डार्क करके लिख सकते हैं। नाउ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। I personally avoid this. This is a better method. आप एक वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एक एरो बना दें। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके ऊपर एरो बना दें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting in north east डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको इसे एक्सप्रेस करना है, या आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों प्रोवाइड कर दिया आपको ये भी बता दिया किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब आप उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप सिर्फ इतना लिखेंगे, फोर्स के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड एज F vector is equal to 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। आपने F के ऊपर ये सिंबल बना दिया, इसका मतलब आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। कोई भी क्वांटिटी आ जाए, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर आ जाए, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? आपको सिर्फ क्या करना है, उसके ऊपर एक एरो बना देना है। F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। कुछ और आ जाए, वेलोसिटी एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी जा रही है साउथ में। आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिंबल कैसे बनाएंगे? V के ऊपर एक सिंबल एरो, दैट्स इट। 10 मीटर पर सेकेंड साउथ पूरा लिख लीजिए, S सिंबल बना दीजिए। ये वैसे भी डायरेक्शंस टेम्पररी हैं। अभी हम लोगों ने वेक्टर शुरू किया है तो हम डायरेक्शन को नॉर्मल मैनर में ही सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये सीखेंगे कि वेक्टर हैज इट्स ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस एंड दैट इज इजियर। तो स्लोली विल चेंज दिस मेथड ऑफ गिविंग अप द डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? उसके सिंबल के ऊपर एक एरो बना के करना है। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा कि वेक्टर अगर हमें दे दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा हमें बहुत बार करना पड़ता है, तो इसे समझिए। लेट A be a vector, then its magnitude is represented by this method, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मैथ्स में आप इस सिंबल को कहते हो मॉड्यूलस। ये सिंबल हमारा क्या कहलाता है मैथ्स के अंदर? मॉड्यूलस। जब भी आप किसी भी क्वांटिटी पे ये दो बार्स क्रिएट कर देते हो तो दिस मींस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। तो बच्चे ए एक वेक्टर है अगर, तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। एक और मेथड भी है, और सिंपली ए, डार्क नहीं करना है इस बार। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली उसको ए भी लिख सकते हो बिना एरो के। अगर ए एक वेक्टर है उसको आप सिंपली ए लिख दोगे तो आपने उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया। अदरवाइज आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं,
वेलोसिटी है, लेट्स कंसिडर वेलोसिटी है बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मैं बस पूछता हूँ आपको कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लाइक दिस। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं तब आप डायरेक्शन को लिखते बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट इंक्लूड हो जाएगी। व्हेन यू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड यू इंक्लूड इट्स यूनिट एज वेल, 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन को स्किप कर देना है, डायरेक्शन को नहीं ऐड ऑन करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना होगी, मैंने आपसे कहा बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, ए वेक्टर, और एक्सेलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट में। आपको बताना है मैग्नीट्यूड, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। माइनस साइन यहां नहीं लगाओगे, माइनस साइन will be adjusting with the direction. Minus sign is not included in the magnitude. आपके मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइन अटैच नहीं किया जा सकता। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ आप नेगेटिव साइन अटैच नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक की नोट क्या लिख लेंगे हम कि माइनस साइन is not included with magnitude। ये किसके साथ जाता है? डायरेक्शन के साथ जाता है। इट गोज विद डायरेक्शन। आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। तो उसी प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। एक्सेलरेशन एक नेगेटिव क्वांटिटी हो रही है यहाँ पे माइनस साइन किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा? डायरेक्शन के साथ जाएगा। दैट मीन्स आप इस माइनस साइन को डायरेक्शन के साथ लिखोगे। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटैक्ट रहेगा, उस मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं करना। एम आई क्लियर? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर हमको करना है तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? मॉड्यूलस के थ्रू करना है। मॉड्यूलस के थ्रू कैसे करना है आप लोगों को रिप्रेजेंट? आपको एक वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मॉड्यूलस बना देना है, या सिंपली आप उसी को एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हमें जब भी कोई वेक्टर मिलेगा हमें उसे उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम ऐसे एड्रेस करेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है जब हम फिगर्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कैसे उसे दिखाना है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से चलेंगे, शुरू करेंगे एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट।
तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप किसी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ अ फिगर, अ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ईस्ट डायरेक्शन में है। आपको क्या करना है, वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज यूज करने। अब एरोज आप कैसे यूज करेंगे, आपने पहले तो क्या करा, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए स्केल सेट किया। स्केल आपने सेट करा कि आपकी 1 यूनिट 5 मीटर पर सेकेंड को रिजेंबल करती है। तो 10 मीटर पर सेकेंड के लिए कितनी यूनिट ड्रॉ करनी है स्केल पे, 2 यूनिट्स ड्रॉ करनी है। यूनिट मतलब जो स्केल है आपका, उस स्केल पे सेंटीमीटर हो सकती है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकेंड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों हो गया ये। एक मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 2 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करिए। ये जो लेंथ है इस एरो की, एरो अभी हम इसे बना देते हैं, हम कहते हैं भाई डायरेक्शन ईस्ट है। जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, उस डायरेक्शन में हम उस वेक्टर के लिए एरो दिखाएंगे लाइक दिस। अब बच्चों हमें यह सीखना है दैट द लेंथ, दिस लेंथ ऑफ एन एरो, लेंथ ऑफ एन एरो शोज मैग्नीट्यूड, शोज या फिर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। आप अगर एरो बना रहे हैं तो उसकी लेंथ अगर आप मेजर करेंगे तो वो लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए। और ये एरो हेड जो हमने बनाया है, दिस एरो हेड represents the direction, arrowhead represents the direction। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी को जब आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी पोजेस कर रही है, डायरेक्शन भी पोजेस कर रही है, आपको दोनों चीजें उसमें दिखानी होंगी। एक रिप्रेजेंटेशन में आपको डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना है, मैग्नीट्यूड को भी इंक्लूड करना है। आपने मैग्नीट्यूड कैसे इंक्लूड किया, आपने एरो की लेंथ के थ्रू इंक्लूड किया। लेंथ जितनी भी हो वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। सिंस ये वेक्टर ईस्ट में था तो मैंने डायरेक्शन किधर ले ली, ईस्ट में ले ली। ये वेक्टर वेस्ट में होता तो मैं डायरेक्शन वेस्ट में बना देता। फॉर एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल पिक करते हैं। हमने कहा बेटा एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, और ये एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वेस्ट में। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो के लेंथ के थ्रू मेजरमेंट करके। लाइक दिस, ये आ गई मेरी एक सिंपल सी लेंथ, एक यूनिट आ गया, सफिशिएंट है। अब आप कहते हो सर डायरेक्शन बताइए, आपने ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया है, तो डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करेंगे एरो हेड से, और ये वेस्ट में है तो वेस्ट हमारे इधर की तरफ है, तो मैंने एरो हेड इधर लगा दिया। आपने डायरेक्शन खुद फिक्स करनी है, मैंने डायरेक्शन ये ले रखी है, हमने डायरेक्शन ये ले रखी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मैंने वेस्ट में लगा दिया, तो ये डायरेक्शन हमें पता चल गई, वेस्ट हो गई। और इसकी लेंथ ने हमें बता दिया इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो आपको कभी भी कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, आप एक एरो बनाइए,
वो एरो की डायरेक्शन और एरो का लेंथ हमें ये बता देगा कि वेक्टर किधर है। एक और एग्जांपल लेंगे, फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, एफ वेक्टर 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। अब देखें यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन आ गई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए मैंने नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए क्या करा, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दिया आपको। ये आ गया ईस्ट, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है आपको। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमने समझ ली कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे आनी है। तो मैंने ओरिजिन के थ्रू इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ये आ गया बेटा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इनके बीच में रहेगा, तो दिस एरो हेड इज शोइंग व्हाट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एंड इफ यू मेजर द लेंथ, ये वाली लेंथ अगर आप मेजर कर लें तो दैट विल कम आउट टू बी 5 न्यूटन। तो आप लेंथ एरो से, एरो की लेंथ से आप बताते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, और आप उसके एरो हेड से बताते हैं उसके डायरेक्शन के। तो हम ऐसा बहुत बार करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए भी हम लोग वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट हम जितने भी वेक्टर के एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं उन सभी के अंदर हम लोगों को वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तब हमारे एरो हेड हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है भाई बच्चों, ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा यूनिट वेक्टर को? देखिए, यूनिट वेक्टर is a vector that is used to represent the direction of a given vector। आप जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो हम एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले यूनिट वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर is used to represent direction of a given vector। कोई भी वेक्टर हो उसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे कैसे। कुछ एक दो पॉइंट्स पहले यूनिट वेक्टर के ही लिए हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम उसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे और फिर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये डायरेक्शन बताने में हमें हेल्प कर रहा है। देखिए, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। क्योंकि आपने इसका नाम दिया है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। तो बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये ध्यान कर लेंगे। कोई भी वेक्टर क्यों नहीं हो, एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन। आप किसी भी वेक्टर को क्यों नहीं कंसिडर करें, उसके पास यूनिट वेक्टर होगा। आपको यूनिट वेक्टर यूज ही इसलिए करना होता है क्योंकि डायरेक्शन पता चल जाए। तो एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन। एवरी वेक्टर हैज ए unit vector in its own direction। हर एक वेक्टर के पास यूनिट वेक्टर होता है अपनी ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है भाई, अब आप लोग जानना चाहेंगे कि सर यूनिट वेक्टर, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसके लिए हम या जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप ये बताइए कैसे
कैसे आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो बच्चे इस चीज को समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार हम समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी एक वेक्टर है तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करा करते थे, ए के ऊपर एरो बना के। ठीक है, ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फॉर ए वेक्टर a vector, unit vector can be expressed या represented, unit vector can be expressed as a cap। आप इसके ऊपर बना देते हैं कैप, a cap, इसको हम कहते हैं a cap। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, a cap। अब ये a cap रिप्रेजेंटेशन है, a cap को फॉर्मूला क्या है, a cap होता है बेटा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, a vector upon magnitude of a vector, a very important relation in many numericals, you will be using it for solving the concepts related to unit vector। a vector को आप क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा a कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। देखिए पहली लाइन और ये फॉर्मूला एक दूसरे के साथ कनेक्शन में जाना चाहिए। पहला लाइन है यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो जब a वेक्टर को हम यूज करेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल के लिए लेट अस टेक अ न्यू पेज। देखें, आपने फॉर्मूला समझ लिया, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम ये बात समझ गए। नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, लेट देयर बी अ वेक्टर, लेट देयर बी अ वेक्टर दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया बच्चे v वेक्टर इज इक्वल टू, एक रैंडम वैल्यू लेट कर ली, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। देखिए ये आपको गिवन वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैसे सीखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दिस, 5 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों की लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुआ बेटा कि आप जब यूनिट एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसके साथ डायरेक्शन अटैच कर लो, आप डायरेक्शन उसके साथ लो। तो हमने 5 मीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ उस मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करना है। अब जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, पे अटेंशन, दिस शुड बी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला what we have to do is v cap equal to v velocity upon magnitude of v velocity. That means v cap is equal to, how much is it, 5 meter per second east, 5 meter per second east upon, see there should be the magnitude, which is the magnitude 5 meter per second. आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जानी वैल्यू है। इसका मतलब आपको v वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल रहा है 1, दिस होल कैंसल्ड
1 ईस्ट। अब आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हो रही हैं यूनिट वेक्टर में? दो चीजें प्रोवाइडेड हैं आपको यूनिट वेक्टर। नंबर 1, आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, हमने कहा एवरी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड, एवरी यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब हमने इसका यूनिट वेक्टर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 1। तो आप वेलोसिटी वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। फिर उसके साथ साथ हमें क्या प्रोवाइडेड है, ईस्ट। ईस्ट है डायरेक्शन, जो यहां पे भी आप बता सकते थे। आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल रही है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर ने सिर्फ क्या बताया, डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अब यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर हम तो ऐसे भी बता देते डायरेक्शन, ये रही ईस्ट, इसकी क्या जरूरत थी? तो बच्चे आपको जरूरत इन सिनेरियोज में नहीं होती। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कशन में ये लिया कि आप जो डायरेक्शंस अभी पढ़ रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आप लोग जानते हैं तो पढ़ रहे हैं। Vectors has its own way of representing the directions, and that way of representing the direction is the concept of unit vector, which I'm going to explain you that how we express different directions in terms of unit vector. तो इसीलिए हम यूनिट वेक्टर को समझ रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक ब्रीफिंग करेंगे। हमारा एग्जांपल है, लेट देयर बी ए फोर्स। फोर्स है हमारे सामने और ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन है बेटा साउथ ईस्ट। ये एक अपनी तरफ से हमने एग्जाम्पल लिया। हम चाहते हैं इसकी इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो बेटा एफ कैप को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। तो एफ कैप हो गया, एफ वेक्टर हो गया बेटा 15 न्यूटन साउथ ईस्ट अपॉन 15 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना होगा, 15 न्यूटन। तो क्लियरली आप देखिए 15 न्यूटन से 15 न्यूटन कैंसिल, दैट मींस एफ कैप बन गया 1 साउथ ईस्ट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, आपसे शुरुआत से ये बात कही जा रही है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। यूनिट वेक्टर का यूसेज किस लिए, डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे भी बेटा मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है, यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन पता चल रहा है। क्योंकि आप मेरे एग्जाम्पल में ये बात जानते हैं कि ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, तो आप ये बता पा रहे हैं कि सर ये वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है और ये फोर्स का यूनिट वेक्टर है। बट इन रियलिटी इफ आई डू नॉट टेल यू कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, तो आप यूनिट वेक्टर देख के ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस हुआ। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, let me express a given vector that has a unit vector south. अब ये x है, that's it. अब मैं आपसे पूछूं बेटा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, अब आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं पता चलती, यूनिट हट चुकी है। अगर हमें यूनिट मालूम होती तो हम बता देते, जैसे न्यूटन मालूम है हमें तो फोर्स बता दिया हमने, मीटर पर सेकंड मालूम है हमें तो वेलोसिटी बता दी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है तो एक्सेलरेशन बता दिया। अब ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 तो कैसे भी आ सकता है। हो सकता है एक्स वेक्टर, पॉसिबल केसेस क्या हैं, हो सकता है एक्स वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा हो ईस्ट। हो सकता है आप कहो सर ये भी पॉसिबल है, एक्स वेक्टर 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम हो सकता है ईस्ट। हो सकता है बेटा ये क्वांटिटी आपकी एक्स वेक्टर 10 मीटर
ईस्ट रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यू नेवर नो, इफ यू नो द यूनिट वेक्टर देन यू नेवर नो विच फिजिकल क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम लोग ये बात समझ लें कि अगर हमें यूनिट वेक्टर मालूम है, सिर्फ यूनिट वेक्टर मालूम है, तो हमको ये नहीं मालूम कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। इसीलिए यूनिट वेक्टर्स आर ओनली यूज, दे ओनली हैव अ सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। नाउ यू must be wondering ki sir how we are determining the direction for a physical quantity in terms of unit vector. So we have its own method of expressing different directions in terms of unit vector. What are those methods? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम एक एक्सिस के थ्रू और डायरेक्शन के थ्रू यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमने एक टेबल डिजाइन कर ली, यहाँ पे एक हेडिंग हमारी है एक्सिस, डायरेक्शन, और यहाँ पे हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब एक्सेस में बेटा क्या आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव एक्स एक्सिस इज अ पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज अ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव वाई एक्सिस, देन वी हैव अ पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। स्टैंडर्ड डायरेक्शंस इन द सेम मैनर, प्लस एक्स के लिए ईस्ट डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हम अभी तक ईस्ट और वेस्ट में बात कर रहे थे, तो हमें ये भी कंसिडर करना। माइनस एक्स के लिए वेस्ट, प्लस वाई के लिए नॉर्थ, माइनस वाई के लिए साउथ। ठीक है, प्लस जेड के लिए बच्चे हम लोग क्या डायरेक्शन लिखते हैं, ध्यान रखिए, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। इसको एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, आप इसे आउटवर्ड नॉर्मल बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। हमने यहाँ पे लिख लिया आउटवर्ड नॉर्मल, माइनस जेड को हमने लिख लिया इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने हर डायरेक्शन को, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, बाकी की डायरेक्शन इन्हीं के टर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, तो हमने इन डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर असाइन किया। हमने प्लस एक्स के लिए असाइन किया प्लस आई कैप, हमने माइनस एक्स के लिए असाइन किया माइनस आई कैप, हमने प्लस वाई के लिए असाइन किया प्लस जे कैप, माइनस वाई के लिए असाइन किया माइनस के कैप, प्लस जेड के लिए प्लस के कैप, और माइनस जेड के लिए माइनस के कैप। अब आप जब डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल कोई भी डायरेक्शन यूज करेंगे, आप उन्हें अब यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, अब तक हमने जब से हमने वेक्टर शुरू किया है, तब से हमने हर वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस किया, v velocity is equal to 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ये तो बेटा तब तरीका था जब आपको ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया गया था। अब क्या होगा, अब आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब आप लिख दिया करेंगे सर v velocity is 10 i कैप मीटर पर सेकेंड। अब आपको i कैप मिला, इस डायरेक्शन है सर, आपने कहा सर अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट, so I will say you can express this as well. How you are going to express this? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट के लिए आपने कौन सी डायरेक्शन लिखी, माइनस आई कैप, माइनस आई। तो यू विल मोर लाइकली बी फाइंडिंग इन दिस मैनर, माइनस 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, आप जब एक्सप्रेस करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हर चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, 10 मैग्नीट्यूड बता रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन बता रहा है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बता रही है, और यही यूनिट हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन।
तो अब की बार हम जब भी फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो हम किसकी मदद से एक्सप्रेस करेंगे? यूनिट वेक्टर की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे। हमें अगर ईस्ट डायरेक्शन एक्सप्रेस करनी है प्लस आई कैप, वेस्ट एक्सप्रेस करनी है माइनस आई कैप, नॉर्थ एक्सप्रेस करनी है प्लस जे माइनस जे, साउथ के लिए आउटवर्ड नॉर्मल के लिए प्लस के, इनवर्ड नॉर्मल के लिए माइनस के। दिस इज गोइंग टू बी आवर पैटर्न ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब शुरू करते हैं हम लोग समझना पोजीशन वेक्टर। बेटा पोजीशन वेक्टर समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन करने की, और वो पोजीशन हम बताते हैं यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर सीखा। तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे, इट इज यूज्ड to represent the position and direction of a particle at a moment। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा। हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेट कर ली, एक्स वाई जेड। जेड एक्सिस हम लोग बना नहीं पाते 3D प्लेन पे, 3D प्लेन की बनानी है तो जेड एक्सिस इस तरीके से काम करेगी। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, लेट दिस बी पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ये ओ ये पी, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर। अब बच्चे ओपी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोगों ने यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखा। आपने सीखा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हम जे कैप यूज करते हैं, जेड एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हम के कैप यूज करते हैं। ये कोऑर्डिनेट आपका 3D प्लेन पे है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो आई कैन एक्सप्रेस इन दिस मैनर, OP vector is equal to x I cap, that means x amount x axis के along plus y j cap plus z k cap। तो इस प्रकार हमने पोजीशन बता दी पार्टिकल की यूनिट वेक्टर की मदद से। जब भी आप किसी भी पार्टिकल की एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब आप आई कैप जे कैप और के कैप को यूज करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम अपना एक और एडवांस्ड टर्म डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीख सकें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखिए डेफिनेशन देना बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन two positions, and those two positions is what? Final position and initial position. Final position and initial position. ठीक है भाई। देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर आप डिफाइन करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन हम वेक्टर पढ़ रहे, तो हमने इसे कैसे एक्सप्रेस किया? हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
इज बेसिकली इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दैट्स इट। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिटरमाइन करना है तो आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल समझिए। हमने यहाँ पे अगेन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर कर ली, y x z। यहाँ पे मेरा एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, P नाम दे देते हैं इसको, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1, z1। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OP वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को मैं नेम दे रहा हूं R1 पोजीशन वेक्टर। मूवमेंट हो रहा है, बॉडी P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाती है, यह आ गया Q पॉइंट आपका। इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मार्क कर लिए x2, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मार्क कर लिए x2, y2, z2। बेटा जिस तरीके से P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 से डिनोट किया है, वैसे ही हम Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी डिनोट कर रहे हैं R2 से। ठीक है, अब पहले पार्टिकल कहाँ था, P पॉइंट पे था, फिर पार्टिकल कहाँ है, Q पॉइंट पर है। हमको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। बेसिक नॉलेज आपको ये दी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लें। पहले पार्टिकल P पॉइंट पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 से हम शो कर रहे हैं R1 वेक्टर, और देने का तरीका क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है x1, तो उसको हमें बताने के लिए कि कौन से एक्सिस में हमने i कैप लगा दिया, तो हमने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। y कैप के साथ हमने j कैप लगा दिया, z एक्सिस वाले के साथ, z कोऑर्डिनेट के साथ हमने k कैप लगा दिया, z1 k कैप। सिमिलरली हम आए यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर पे। फाइनल पोजीशन वेक्टर में हमने पाया सेम मेथड, बस इस बार कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दैट मींस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियरली आप देख सकते हैं R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। R2 माइनस R1, तो x2 i कैप माइनस x1 i कैप, दैट मींस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दैट्स इट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑब्टेन हुआ, ये हमें पूरी तरीके से बता रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस एक्सिस के अलोंग है। x2 माइनस x1 x एक्सिस के अलोंग के कोऑर्डिनेट्स हो गए, y2 माइनस y1 z y एक्सिस के अलोंग के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और z2 माइनस z1 z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ जगहों पे हमें इसे यूज करने की जरूरत पड़ेगी।
तो तब आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास यहीं पर ही हमें एंड करना है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट्स को इस लेक्चर के अंदर डील करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे का पोर्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर, लाइक एंड